उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऐसा वाक्य क्या कहा जाता है? सरल वाक्य। जैसे मोहन खाना खाता है। मोहन आपका इसमें उद्देश्य है, खाना खाता है आपका विधेय है। उद्देश्य भी एक ही है और विधेय भी एक ही है, इसलिए यह वाक्य आपका होगा सरल वाक्य। नंबर दूसरा है संयुक्त वाक्य। सरल के बाद सरल से ही आपका संयुक्त बनता है। जैसे सरल वाक्य आपका हुआ कि एक उद्देश्य और एक विधेय। संयुक्त वाक्य क्या कहता है कि दो सरल वाक्य किसी योजक चिन्ह द्वारा अगर जुड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया, एक तो सरल वाक्य यह हो गया, यह आपका योजक चिन्ह है किंतु सफलता नहीं मिली। दूसरा सरल वाक्य यह है, यह योजक चिन्ह द्वारा जुड़ गया है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, इसलिए यह वाक्य आपका होगा संयुक्त वाक्य। नंबर तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य अर्थात मिला जुला हुआ वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, मिश्रित वाक्य जहां पर कोई एक प्रधान उपवाक्य हो और उससे संबंधित एक या एक से अधिक उपवाक्य किसी न किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। एक वाक्य होगा प्रधान और इससे संबंधित एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े रहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, आपका प्रधान वाक्य है यदि परिश्रम करोगे, और यह आपका है योजक चिन्ह तो उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण होने की क्रिया आपके निर्भर किस पर कर रही है? परिश्रम पर, अर्थात यह आपका हो गया मिश्रित वाक्य। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करके पूछ लेगा। समय की बाध्यता के कारण हम अपने हिसाब से इसको समझा नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपको मूल हम बता दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे। अगला विभाजन आपका आता है क्रिया के आधार पर। कर्ता प्रधान क्रिया के आधार पर वाक्य को 3 प्रकार से बांटा गया है, कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान, जिसको हम लोग पढ़े हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में। अब देख लीजिए, कर्ता प्रधान नाम से स्पष्ट होना चाहिए। कर्ता प्रधान जहां पर कौन प्रधान हो? कर्ता। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? कर्ता प्रधान। जैसे राम पढ़ता है, यहाँ पर प्रधानता किसकी है? राम की। पढ़ने की क्रिया तो हो रही है लेकिन कर कौन रहा है? राम। इसलिए इस वाक्य में जो प्रधानता दी गई है कर्ता को, यह वाक्य कैसा है? कर्ता प्रधान। नंबर दूसरा है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान नाम से स्पष्ट है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो या कर्म को प्रधानता दी गई हो या कर्म मुख्य रूप से उभर कर सामने आया हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? कर्म प्रधान वाक्य या कर्तृवाच्य। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यह पुस्तक आपकी कर्म है और कर्म को हाईलाइट किया गया है, न कि कर्ता को। यहाँ पर राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्योंकि यहाँ पर यह द्वारा शब्द लगने से कर्म की प्रधानता बढ़ जाती है, कर्म की प्रमुखता बढ़ जाती है या कर्म हाईलाइट हो जाता है, इसलिए यह आपका क्या है? कर्म प्रधान वाक्य। नंबर तीसरा आपका है भाव प्रधान। ऐसा वाक्य जिसमें भाव को प्रधानता दी गई हो अथवा क्रिया को प्रधानता दी गई हो, उसको क्या कहते हैं? भाव प्रधान। जैसे राम से पढ़ा भी नहीं जाता, पढ़ने वाली क्रिया क्या है? नहीं हो रही है। राम आपका कर्ता है, राम से क्या नहीं हो पा रहा है? पढ़ने की क्रिया। इसलिए यह अर्थात कुल मिला जुला करके एक असमर्थता इसमें दिखाई देती है। जैसे अध्यापक से पढ़ाया भी नहीं जाता, मोहन से टहला भी नहीं जाता, राम से पढ़ा भी नहीं जाता, एक असमर्थता जहां पर आपको दिखाई दे, वह वाक्य आपका कैसा होता है? भाव प्रधान होता है। और अंतिम विभाजन आपका आता है साहित्य के आधार पर। जैसा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया जा रहा है, और कहीं पर आपको मिलेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। साहित्यिक आधार पर, साहित्यिक आधार पर वाक्य का विभाजन किया गया तो पाया इसमें 3 प्रकार से इसको बांट दिया गया। नंबर 1 है संयत वाक्य, नंबर 2 है
शिथिल वाक्य और नंबर 3 है संतुलित वाक्य। संयत वाक्य क्या है? संयत वाक्य कहता है कि जहां पर प्रारंभ से अंत तक वाक्य संयत तरीके से बनता चला जाए या फिर वाक्य की रोचकता प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? संयत वाक्य। जैसे एक उदाहरण आपका सामने आपके दिया गया है, भारत में हिंदू मंदिरों में, सिख गुरुद्वारों में, ईसाई गिरजाघरों में एवं मुसलमान मस्जिदों में पूजा करते हैं। अर्थात जो रोचकता आपको प्रारंभ में दिखने को मिली होगी वही रोचकता आपको अंत में भी और वही रोचकता आपको मध्य में भी देखने को मिलेगी। अर्थात जो प्रारंभ में रोचकता बनती है वही रोचकता अंत तक बनी रहती है। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? संयत वाक्य। नंबर दूसरा आपका बनता है शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य क्या कहता है कि जो मुख्य होता है, वाक्य का मूल जो होता है या इंपॉर्टेंट चीज वाक्य के पहले लिख दी जाती है। वाक्य का मूल वाक्य के बिल्कुल पहले लिख दिया जाता है और वाक्य के बाद में रोचकता खत्म हो जाती है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने दिया गया थोड़ा सा, भारत कृषि प्रधान देश है। इसके बाद भी वाक्य बनेगा कि यहाँ के लोगों का जीवन कृषि पर आश्रित है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, चना, जौ, बाजरा आदि हैं। अर्थात जो वाक्य की रोचकता थी, वाक्य का मूल था, भारत कृषि प्रधान देश है, यहीं पर मुख्य बात खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को जानने की बहुत अच्छी या बहुत तीव्र जिज्ञासा नहीं होती है। हम लोग यह पढ़ लेते हैं भारत कृषि प्रधान देश है तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इसके बाद की बात जानने की तीव्र इच्छा या तीव्र जिज्ञासा नहीं रह जाती है, रोचकता खत्म सी हो जाती है। ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? शिथिल वाक्य। नंबर 3 होता है आपका संतुलित वाक्य। देखिए संतुलित वाक्य क्या है? यह वाक्यांशों का, वाक्य खंडों का या उपवाक्यों का एक व्यवस्थित समूह होता है और हर एक खंड का, हर एक उपवाक्य का अपना अलग ही वजूद होता है, अस्तित्व होता है। उपवाक्य को, उपखंड को अगर निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। एक यहाँ पर उदाहरण है, सत्यम शिवम सुंदरम हमारे चरित्र गठन के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। यहाँ पर 3 उपवाक्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है, हमारे चरित्र गठन के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। यहाँ पर तीनों उपवाक्यों का अपना अपना एक वजूद है और अगर इसमें से कोई भी उपवाक्य आप हटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? वाक्य अधूरा हो जाएगा। इसलिए यह क्या होगा? आपका संतुलित वाक्य। इस प्रकार से आपकी वाक्य रचना समाप्त होती है। और आपका पहला पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा पाठ अगली कक्षा में आपके प्रारंभ किया जाएगा।